Okay, so good morning, everyone. लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जो बीच क्लास में क्लास कैंसिल हो गया था, व्हाट वी वर डिस्कसिंग? हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर डिस्कसिंग डोरमेंट कंपनी. ओके, तो डोरमेंट कंपनी से पहले क्या किया था हम लोगों ने? डोरमेंट कंपनी से पहले क्या किया था? एसोसिएट कंपनी. ओके. एंड गवर्नमेंट कंपनी किया था, होल्डिंग सब्सिडरी किया था, प्राइवेट किया था, पब्लिक किया था. देन सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने. व्हाट एल्स वी डिड? व्हाट एल्स वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी किया था, है ना? देन कंपनीज एक्ट 2013 का स्ट्रक्चर देखा था. कंपनीज एक्ट 2013 का बैकग्राउंड देखा था. आई होप सारे बच्चे वहां तक पढ़ करके आए हैं इस पर्टिकुलर क्लास में आने से पहले. हाँ या ना? बोलो. चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तुमको याद है जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया था तो मैंने कहा था कि इनिशियली जो कुछ लेक्चर्स है मैं आपको चीज़ें लिखवा के पढ़ाऊंगा, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू दी नोट्स, है ना? तो प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्लास जिसमें मैं आई विल मेक यू नोट डाउन, और फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रेफरिंग अ नोट्स. ठीक है, जो चीज़ें पढ़ाई वही फिर नोट से मैं वापस पढ़ा दूंगा, और 2 से 3 और लेक्चर्स लगेंगे, ये एक्ट खत्म हो जाएगा. क्लियर है सबको? बोलिए. ओके. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है पहले. नहीं है? चलो देखना है अभी यहाँ पे. तो वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इस कंसेप्ट का ना बैकग्राउंड तुमको बता देता हूँ. नॉर्मली क्या होता है जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हो, है ना? जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगा? बाय बाय कंप्लाइंग विद द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस. बाय कंप्लाइंग विद द, बहुत ध्यान से सुनना अभी, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, है ना? अब इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस किसके पास कैरी आउट करते हैं? विद द आरओसी. कौन सा आरओसी? आरओसी ऑफ द स्टेट. कौन सा आरओसी? तो भाई आरओसी ऑफ द स्टेट वेयर वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड. जिस स्टेट में मेरे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है. अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है सर? तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है यहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. मान लो कि भाई मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, और जो मेरा मेन बिजनेस है वो राजस्थान के किसी शहर से रेगुलेट होने वाला है. तो मैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा, मैं राजस्थान आरओसी के पास इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा. ये बात समझ में आ रहा है क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस अभी के लिए समझो. रजिस्टर्ड ऑफिस इज द प्लेस जहाँ पे मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है. इज इट क्लियर? जहाँ से मेनली बिजनेस कैरी आउट किया जाएगा, सोर्स ऑफ बिजनेस जहाँ से कैरी आउट किया जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कैरी आउट करना रहेगा किसके पास? इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट विद द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट विद द आरओसी. ठीक है यहाँ तक? अब वंस, देखना सुनना ध्यान से. once the incorporation process once the incorporation process is completed with the ROC. एक बार इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ आरओसी के पास, तो वहाँ पे आरओसी इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्या इशू करता है बेटा? आरओसी इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन.
ठीक है। और जब आरओसी ने इशू किया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो देखो तुमने कंपनी बनाया बाय कैरिंग आउट इन कॉर्पोरेशन प्रोसेस, तो भाई कंपनी बनाने का कोई पर्पस रहा होगा, मेजरली कंपनी बनाने का कोई पर्पस रहेगा ना, विदाउट पर्पस कौन कंपनी बनाएगा? कंपनी तुमने बनाया रहेगा फॉर कैरिंग आउट सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, है ना, फॉर कैरिंग आउट सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ऐसा बोला गया कि अगर तुमने कंपनी बनाया है फॉर कैरिंग आउट सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू, तो यू हैव टू कैरी आउट सच बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अपनी कंपनी किस लिए बनाया? बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैरी आउट करने के लिए। तो बोला बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैरी आउट करने के लिए कंपनी बनाया, तो अब बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैरी आउट करो। ठीक है। जब आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, तो आरओसी अपने रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम एंट्री देगा, अपने रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम एंटर करेगा। जब तक आपके कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर में है, जब तक आपके कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर में है, तब तक आपके कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, है ना, विल रिमेन इन फोर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल रिमेन इन फोर्स कब तक? till the time the name of company is entered in the register maintained by the ROC। ठीक है, in the register maintained by the ROC। लेकिन अगर तुमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं किया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने के लिए एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है, बोला विद इन दिस टाइम लिमिट ऑफ गेटिंग दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बोला अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब कि आपने डमी कंपनी बनाई है। डमी कंपनी समझते हो? यू मस्ट हैव क्रिएटेड दिस कंपनी फॉर कैरिंग आउट सम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन दी, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन दी बिजनेस। तो वहां पे आरओसी क्या कर सकता है, आपके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब समझते हो? हटा देना। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हटा देना। आरओसी आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है फ्रॉम इट्स रजिस्टर। आरओसी कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम इट्स रजिस्टर्ड। कब? व्हेन कंपनी फेल्स टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्हेन कंपनी फेल्स टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इवन आफ्टर गेटिंग द, या even after receiving the certificate of incorporation, even after getting or even after receiving the certificate of incorporation, if the company fails to carry out the business transactions, their name may be struck off, their name may be struck off by the ROC। तो सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया, जब तक आरओसी के रजिस्टर में कंपनी का नाम है तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है। अगर नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया तो क्या होगा? द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल कम्स टू एन एंड। हाँ है ना? तो सिंपल सा मुद्दा क्या है यहाँ पे, बोला अगर कंपनी बनाया तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी क्रिएट किया है तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करना पड़ेगा, और अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैरी आउट नहीं करते हो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी कंपनी का नाम कैन बी स्ट्रक ऑफ, योर कंपनीज नेम कैन बी स्ट्रक ऑफ बाय द आरओसी, योर कंपनीज नेम कैन बी स्ट्रक ऑफ बाय द आरओसी। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा। ठीक। अब सर होता क्या है, काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनका नेचर ऑफ बिजनेस उन्हें अलाउ नहीं करता टू इमीडिएटली कमेंस देयर बिजनेस ऑपरेशंस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, है ना, या एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है किसी इन्वेंशन पे काम करने के लिए। अब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है किसी इन्वेंशन पे काम करने के लिए, जब तक वो इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दे कैन नॉट कैरी आउट, तब तक दे कैन नॉट कैरी आउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अभी तुमने देखा है हाईवेज पे फास्टैग का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है वो? फास्टैग आने की वजह से क्या हुआ, जो ट्रैफिक है टोल पे, टोल प्लाजा पे जो ट्रैफिक है वो कम हो गया, है ना। प्लस टोल प्लाजा पे पहले जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती थी अब वो ज़रूरत नहीं है। तुम समझो ना, तुम कार लेकर के गए, ठीक है, फास्टैग से उसके मशीन ने ट्रेस किया बैलेंस है,
तो अपने आप ही फाटक खोल देगा, तो देयर वोंट बी एनी नीड ऑफ एम्प्लॉय। पहला तो देयर वोंट बी एनी नीड ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्पीडी, है ना, या इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो मान लो कि मेरा एक कंपनी है और मेरा कंपनी ना एक ऐसा डिवाइस बना रहा है, ऐसे डिवाइस, ऐसे एक इन्वेंशन पे काम कर रहा है, ऐसे एक डिवाइस बनाने जा रहा है। वो डिवाइस क्या करेगा, रेलवे के जो सिग्नल्स होते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल्स रेलवे के, वहाँ पे जहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल्स लगे रहते हैं वहाँ पे वो डिवाइस फिट होगा और वो डिवाइस अलर्ट भेजना चालू कर देगा। कब? जब ट्रेन 20 किलोमीटर दूर है, या मान लो कि 15 किलोमीटर दूर है, तो जैसे ही ट्रेन 15 किलोमीटर है उस रेलवे फाटक के डिस्टेंस है, तो सिग्नल भेजना उसने स्टार्ट कर दिया और अपने आप ही फाटक बंद हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट खत्म, प्लस इससे होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तुम समझो 15 किलोमीटर में जो वो अलार्म रेस कर रहा है वो कम, उसका वॉइस कम है। 10 किलोमीटर आया उसका वॉइस तेज हो गया, 5 किलोमीटर आया उसका वॉइस बहुत तेज हो गया, तो एक्सीडेंट्स कुड बी कंट्रोल, प्लस देयर वोंट बी एनी नीड ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। तो ऐसा एक इन्वेंशन पे काम कर रहा है मेरा कंपनी। तो मेरा कंपनी ये डिवाइस बना करके बेचेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे कंपनी को बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरी आउट करने के लिए पहले वो डिवाइस बनाना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि इन्वेंशन पे काम कर रहे हैं ना, इन्वेंशन पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी के नाम पे पेटेंट मिल जाए। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो कि दिया जाता है किसके ऊपर, इन्वेंशंस के ऊपर। किसको मिलता है पेटेंट? जो फर्स्ट इन्वेंटर होता है किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस का, विच इज नॉट ऑफ ऑब्वियस नेचर। इसके लिए भी इंडिया में एक्ट है, पेटेंट एक्ट 1970 है। तो मैं मेरे कंपनी के नाम पे पेटेंट लेना चाहता हूँ उस डिवाइस के लिए, लेकिन मेरा कंपनी बिजनेस कब करेगा? जब वो डिवाइस इन्वेंट हो जाएगा। और भाई अभी इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ ना, इन्वेंशन मे और मे नॉट बी कंप्लीटेड। मान लो कि अगर इन्वेंशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? माय कंपनी विल नेवर कमेंस इट्स बिजनेस ऑपरेशन। माय कंपनी कैन commence its business operation only after the invention gets completed, only after the invention gets completed. But what if invention does not get completed? क्या होगा अगर इन्वेंशन कंप्लीट ही नहीं होगा? तो अगर इन्वेंशन कंप्लीट ही नहीं होगा तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट नहीं कर पाएगा, हाँ या ना। तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर माय कंपनी टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। तो आरओसी मेरे जैसे कंपनी को बोलता है कि सुनो एक काम करो, हम आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। व्हाट यू कैन डू, जस्ट गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब आप क्या करो, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद आपके पास कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है कैरी आउट करने के लिए, आप एक काम करो, आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। डोरमेंट का क्या मतलब होता है? इनएक्टिव। बोला आप ना, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले लो। अब अगर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपने ले लिया है और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो भी हम आपके कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। तो भी हम आपके कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। फिर एक और चीज होती है, सर ये जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस है क्या ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा? आंसर इज नो। ये जो स्टेटस है मिलता है इनिशियली 5 इयर्स के लिए। कितने के लिए? 5 इयर्स के लिए। अब सिंपल सी बात है ना यार, आज मैंने कंपनी बनाई, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, किसी इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ, 5 साल बहुत लंबा समय है ना, सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। तो या तो 5 साल में मेरा इन्वेंशन कंप्लीट हो जाएगा, या वो इन्वेंशन कंप्लीट होना ही नहीं, वो इन्वेंशन होना ही नहीं है। बोला 5 साल के अंदर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस 5 साल तक के लिए, 5 साल में कंप्लीट हो गया, आई कैन कमेंस विद माय बिजनेस ऑपरेशन। और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो नॉर्मल सी बात है ना, कंप्लीट नहीं हुआ इन्वेंशन तो अभी क्या होना है? स्ट्राइक ऑफ होना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो डोरमेंट कंपनी, समझो, डोरमेंट कंपनी इज नॉट एक्चुअली अ टाइप ऑफ कंपनी, आई कैन से इट इज अ स्टेटस। डोरमेंट कंपनी जो है वो एक स्टेटस दिया गया है किसको? कंपनी को। और वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड
डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। और एक बार अगर आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया तो क्या होगा, even though you are not carrying out the business transactions after the incorporation, your name of your company shall not be, the name of your company shall not be struck off, ठीक है, the name of your company shall not be struck off from the register of ROC। is it clear? ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो अभी लिखिए एक बार डोरमेंट कंपनी। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब मैं लिखवा देता हूँ, आप लिखिए। लिखिए एज पर सेक्शन का रेफरेंस भी दे देते हैं। एज पर सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 445 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, dormant company means an inactive, dormant company means an inactive or inoperative company, inactive or inoperative company which has no significant business transactions to carry out। ठीक है, which has no significant business transactions to carry out। generally, पैराग्राफ चेंज करना बेटा, generally these companies are created, for carrying out, any future project, to carry out any future projects, or to work on any future invention, ठीक है। a company can get the status of dormant company, by complying with the requirements of Companies Act 2013। और एक नोट नीचे लिख लेना, डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज गिवन फॉर कितने समय के लिए दिया जाता है? डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज गिवन फॉर 5 years, इनिशियली 5 साल के लिए, ठीक है। ओके, डन विद दिस। नोट लिखो कि डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज गिवन फॉर 5 years। तो 5 साल में या तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप कमेंस कर लोगे, स्टार्ट कर लोगे, या क्या होगा, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, है ना, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो प्लीज,
अब जो हमारा जो सिलेबस है ना, हमारे सिलेबस में अदर टाइप्स ऑफ और भी अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज गिवन है। लेट्स से प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट है, निधि कंपनी का कंसेप्ट है, देन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये फॉर द टाइम बिंग मैं स्किप कर रहा हूँ। जब मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा ना, तो नोट से मैं उन कंपनीज को भी कवर कर लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में अभी तक मैंने जितना बताया उतना आपको लेकर के चलना है। मैंने आपको पढ़ाया प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया ओपीसी के बारे में, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में, एसोसिएट कंपनी के बारे में, देन डोरमेंट कंपनी के बारे में, एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। इज इट क्लियर? अब जो लेफ्ट ओवर टाइप्स ऑफ कंपनीज है वो मैं आपको कहां से रेफर करवाऊंगा? फ्रॉम योर नोट्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंगे अभी, कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। लिखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ध्यान देना यहाँ पे, इन शॉर्ट इसको अपन बोलते हैं एमओए एंड एओए। ठीक है, एमओए एंड एओए। अब तुम समझना बिल्कुल ध्यान से, सारे बच्चे ऐसा फोल्ड योर हैंड्स, ऐसा हाथ फोल्ड करो बिल्कुल। जिसका भी ऐसा खुलेगा ना उसका मैं यहाँ से हाथ कट कर दूंगा। ठीक है, कभी फोल्ड ही नहीं कर पाओगे, ऐसे फोल्ड करने का। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, कसम है सबको मम्मी की। हाँ, वेरी गुड। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ध्यान से सुनना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए कहा जाता है दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी। क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी। जैसे एक मैंने याद है इनिशियली तुमको लॉ के जब क्लासेस मैंने बताया था, पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि हम लोग कौन है, हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है। और एक इंडियन सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? चार्टा पड़ेगा। एक इंडियन सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बोला था कि बाइबल, गीता, कुरान से भी ऊपर है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों ऊपर है सबसे मालूम है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है दैट एज एन इंडियन सिटीजन हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ना कि हम, इवन दो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज क्या काम कर सकती है क्या नहीं कर सकती, वो भी डिफाइंड है कहाँ पे? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो काम हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है ना, वही काम कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है। जो काम हमारे लिए कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या क्या कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही काम कंपनी के लिए क्या करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी? यस और नो? आंसर इज यस। It is the most important document of any company. It can also be considered as the constitution of a company. तो सर ऐसा बोलो ना कि कंपनी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता जिसका पावर उसे मेमोरेंडम में नहीं है। जैसे कि हम ऐसा कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते जिसका पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिमिलरली एक कंपनी ऐसा कोई भी एक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता जिसका पावर उसे मेमोरेंडम में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है चलेगा। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब
बोला गया मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? अच्छा, सुबह घर पे न्यूज़पेपर आता है, कितने लोगों के न्यूज़पेपर आता है? ओके, तो जो न्यूज़पेपर आता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, कोई भी पढ़ सकते हैं ना न्यूज़पेपर, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। सिमिलरली मेमोरेंडम ऑफ एनी कंपनी इज ऑल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट। इंडिया में आज की डेट में 16 लाख से ज्यादा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है। मोर देन 16 lakhs कंपनी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आज की डेट। आज क्या डेट है बेटा? हमें क्या पता? 15 दिसंबर 2023। वेरी गुड। आज की डेट में 16 लाख से ज्यादा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। सारी कंपनीज के मेमोरेंडम आप एक्सेस कर सकते हो बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल देखो, दिखता कैसा है। तो अपन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है बताइए? रिलायंस। ठीक है, अब देखो मैं चेक कर दूं क्या रिलायंस का मेमोरेंडम अवेलेबल है। देखिए, ये रिलायंस पावर का है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का खुद। देखो है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है मतलब एनी पर्सन फ्रॉम जनरल पब्लिक कैन एक्सेस द मेमोरेंडम ऑफ एनी कंपनी। है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप समझना, दोनों मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। तो देखिए ये कंपनी का मेमोरेंडम, ये कंटेंट्स दिया हुआ है। पहले सारे सर्टिफिकेशंस, उसके बाद देखो ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखो तुमको इंडेक्स दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। सबसे पहले क्या बता रखा है? नेम ऑफ द कंपनी, है ना? फिर क्या बता रखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फिर क्या बता रखा है? मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। फिर दे रखा है ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल और इंसिलरी। इंसिलरी का मतलब सपोर्टिंग, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में सपोर्टिंग है। फिर ये दूसरे ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ए एंड बी, मतलब जो यहाँ और यहाँ इंक्लूडेड नहीं है वो इधर आएंगे। ये मेमोरेंडम ड्राफ्ट हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि पुरानी कंपनी है ना। देन क्या दे रखा है? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। उसके बाद क्या दे रखा है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और उसके बाद क्या दे रखा है? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। तो बेसिकली देखो कितनी जानकारियां हैं। नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, देन कैपिटल ऑफ द कंपनी। भाई ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट्स में आ गया ना। क्या क्या? कैपिटल, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और लास्ट में सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। और उसके बाद क्या दे रखा है देखो? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो दो चीजें से समझ में आती है क्या? पहला कि मेमोरेंडम क्या है? कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंपनी। मेमोरेंडम के साथ क्या रहेगा? आर्टिकल्स। अब देखो होता क्या है, मेमोरेंडम डिफाइन करता है कि एक कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती। मेमोरेंडम क्या डिफाइन करता है बेटा? व्हाट अ कंपनी कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू। एक कंपनी क्या कार्य कर सकती है, क्या कार्य नहीं कर सकती। आर्टिकल्स डिफाइन करता है हाउ टू डू, या आर्टिकल्स डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम डिफाइन करता है पर्पस ऑफ कंपनी, कि कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट की गई है। आर्टिकल्स क्या डिफाइन करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बिना पर्पस डिफाइन किए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का कोई फायदा है? नहीं। तो बिना मेमोरेंडम के आर्टिकल्स का कोई यूज होगा? आंसर इज नो। तो देखो मेमोरेंडम में सबसे पहले क्या दिया रहेगा बेटा? सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेशंस दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा?
कंपनी से रिलेटेड वेरियस सर्टिफिकेशंस, और फिर दिया रहेगा 6 इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, देन उसका ऑब्जेक्ट, देन मेंबर्स का लाइबिलिटी, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है ना, फिर कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल, और लास्ट का क्या था, सब्सक्राइबर्स के नेम। आपने पढ़ा था ना कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, 7, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7। तो इनिशियली वो जो लोग होते हैं ना वो मेमोरेंडम्स को सब्सक्राइब करते हैं। मेमोरेंडम सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है समझना, मेमोरेंडम सब्सक्राइब करने का मतलब है कि वो लोग एग्री कर रहे हैं कि मेमोरेंडम में जितनी भी बातें लिखी गई है ना वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। समझ रहे हो क्या, मेमोरेंडम में जो भी बातें की गई हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। इज इट क्लियर सबको, इज इट क्लियर सबको। चलिए, फिर आर्टिकल्स क्या काम करता है, देन रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं कंपनी के। सर एक बात बताओ हमें कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में एक बार 2 चीज लिख दी, क्या उसको बदला जा सकता है बाद में, आंसर इज यस। ऑल्टरेशन or amendment can also be made in the alterations or amendments can also be made in the memorandum and articles of association. Is it clear? फिर एक और चीज बताई क्या, both memorandum and articles are public document, है ना, both memorandum and articles are public document and available in public domain, दोनों public document है और public domain में available है। Is it clear सबको, ठीक है। तो अब कुछ लिखवाता हूँ, लिखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, राइट डाउन। लिखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is the most important document of a company. Memorandum of association is the most important document of any company, of a company, which defines the constitution of company. Memorandum of association is the most important document of any company, which defines the constitution of any company. It states the purpose, it states the purpose of existence and incorporation of company. It states the purpose of existence and incorporation of company. A company cannot undertake, undertake समझते हो, carry out करना, a company cannot undertake any transactions the power of which is not given in the MOA or in the MOA of company. एक कंपनी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकती जिसका पावर उसे कहाँ नहीं दिया गया बेटा,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया गया। फिर एक और चीज सर ने क्या बताई थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट and thus available in public domain and available in public domain। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये अवेलेबल है किसमें, पब्लिक डोमेन में, एंड thus इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, डन। चलो आगे लिखना, MOA of any company shall cover the following clauses। MOA of the any company shall cover the following clauses। किसी भी कंपनी का MOA ये फॉलोइंग क्लॉजेस कवर करेगा। पहला, नेम क्लॉज। पहला क्या, नेम क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा, लाइबिलिटी क्लॉज। पांचवा तुम बता सकते हो, कैपिटल क्लॉज, एंड सिक्स्थ वन इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम में ये 6 क्लॉजेस कवर होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ नेम क्लॉज में क्या दिया रहेगा बेटा, तो लिखो नेम क्लॉज, यहाँ लिखना, इट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी। इट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी। इट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेम क्लॉज में क्या दिया हुआ है, कंपनी का नाम। तो तुम्हें नहीं लगता कि नेम क्लॉज पढ़ के पता चल जाएगा कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, हाँ या ना। नेम क्लॉज विल आल्सो स्पेसिफाई दैट वेदर द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद लिखो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ लिखना, इट स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बताएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या, इट स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट, द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ये बताएगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है सर, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज, लिखो, इट स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ कंपनी। ठीक है, इट स्पेसिफाइज क्या, द पर्पस ऑफ द कंपनी। उसके बाद है लाइबिलिटी क्लॉज, लिखना, इट स्पेसिफाई whether the liability
it specify whether the liability of members it specify whether the liability of member is limited by shares और गारंटी। ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज क्या बता रहा है कि मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, उसके बाद एक कैपिटल क्लॉज, यहाँ पे लिखना इट स्टेट्स the total authorized capital of the company। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है बेटा? ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है टोटल कैपिटल जो कंपनी रेस कर सकती है अपने लाइफ टाइम में। टोटल कैपिटल जो कंपनी रेस कर सकती है अपने लाइफ टाइम में। अगर एक कंपनी, हाँ, बाद में अगर कंपनी चाहे तो ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ा सकती है। बढ़ाएगी पहले, मेमोरेंडम को अल्टर करेगी, उसके बाद बढ़ा सकती है। ठीक है, तो कैपिटल क्लॉज हो गया। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लिखो इट स्टेट्स द नेम्स एंड डिटेल्स of it states the names and details of the first subscribers to the memorandum कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के नाम मेंशन करेगा, डिटेल मेंशन करेगा। ठीक है, क्या? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। डन, बोलिए। देखा? अब इसके बाद तुम लोग लिखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखो, हेडिंग लगाओ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एंड राइट डाउन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन is a document which specify the rules and regulations of company, rules and regulations of company। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमेशा क्या रहेगा? सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट रहेगा। किसके? अभी देखना, कंपनी क्या करेगा, कहां पे गिवन है? एमओए में। कैसे करेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, कहां पे गिवन है? एओए में। ठीक है, अच्छा, एमओए है तो एओए होगा, हाँ है ना? बिना एमओए के एओए का कोई रेलेवेंसी है? अभी मुझे क्या करना है, मेरा वही डिफाइन नहीं है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से कोई मतलब है? हाँ है ना? वेरी गुड, चलो जो अच्छा लगे वो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो आपको दो चीजें और पता चली, किसके बारे में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, और बोलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। चलिए अब अपन लिखेंगे बाइंडिंग इफेक्ट। ऐसा लिखो, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए
and AOA. Binding effect of MOA and AOA. लिखा? अब मुझे एक बात बताओ, बाइंडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? बाइंडिंग इफेक्ट का मतलब है कि किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बाइंडिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स किनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऑन whom इट शैल बी एप्लीकेबल। तो मुझे बता किसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए? किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए? सब्सक्राइबर्स। जिसने सब्सक्राइब ही नहीं किया। आज मुझे एक बात बताओ, चलो अभी तुमको मैंने रिलायंस का मेमोरेंडम दिखाया और मेरे पास रिलायंस में कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, तो रिलायंस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है क्या? नहीं। एक बंदा जिसने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही नहीं लिया है, क्या उसके ऊपर इस इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लग सकते हैं? नहीं। तो इस इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके ऊपर लगेंगे? जिसने एडमिशन लिया है। हाँ है ना? सिमिलरली कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ओनली ऑन इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू एनी आउटसाइडर्स, सॉरी, एंड नॉट टू एनी आउटसाइडर्स। इज इट क्लियर? तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाइंड करता है किसको? मेंबर को। किसके प्रति? कंपनी के प्रति। ठीक है। सिमिलरली ये बाइंड करता है किसको? कंपनी को। किसके प्रति? किसके टुवर्ड्स? मेंबर्स के टुवर्ड्स। सिंपल है, बोलो। इट बाइंड्स मेंबर टुवर्ड्स द कंपनी एंड कंपनी टुवर्ड्स द मेंबर्स। इज इट क्लियर सभी लोगों को? चलिए इसको कॉपी करिए पहले। तो जितना मुझे ओवरव्यू देना था ना कंपनीज एक्ट में लिखवाने के, उतना मैं दे चुका हूं यहाँ तक। अब आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो मैं नोट से पढ़ाऊंगा और आने वाले 2 से 3 क्लासेस में वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस टॉपिक। आई होप यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ा है ना, एक मैंने बेस बना दिया आपको इस एक्ट का, है ना, जितना आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट है। एक मैंने बेस क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायरेक्टली नोट्स रेफर कर पाएंगे एंड थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। नोट्स करवा दूंगा, नोट्स करवाने के बाद क्या बोल रहे हो, क्वेश्चंस करवा दूंगा, केसेस करवा दूंगा, फिर तुमको राजा बाबू बना दूंगा। ठीक है, इस एक्ट में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक पढ़ के आइएगा बिफोर कमिंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सिर्फ ऐसा मुंडी नहीं हिलाना है, पढ़ना भी है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।